ये समय दुनिया के अलग अलग देशों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक साथ लाने का है। इसलिए जहां भी आप देखें, लंबे लंबे मॉडर्न हाईवे, बड़े बड़े पुल, इनएक्सेसिबल माउंटेन्स और नदियों के नीचे से निकलने वाली सुरंगों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर किसी को जल्द ही कहीं जाना है। एक दूसरे से दूर शहरों को हाईवेज और बड़े पुलों का कंस्ट्रक्शन करके जोड़ना है। कुछ महीनों पहले इंडिया में G20 की बेहद अहम बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। G20 समिट के पहले दिन इंडिया, फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर अहम फैसला लिया गया। इस कॉरिडोर्स में इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। कनेक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोलैबोरेशन के लिए एक विशेष पहल, जो भविष्य में इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का माध्यम बनेगा, जो दुनिया भर में कनेक्टिविटी और विकास को टिकाऊ दिशा प्रदान करेगा। ऑफिशियल तौर पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के रूप में जाना जाने वाला ये प्रोजेक्ट यूरेशियन सबकॉन्टिनेंट को जोड़ेगा। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के तहत एशिया और यूरोप के अलग अलग देशों को जोड़ा जाएगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले देशों की एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम और शिपिंग रूट्स को भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा, जहां पॉसिबली इन व्हीकल्स के ट्रैफिक को अलग किया जाएगा या प्रायोरिटी दी जाएगी, जिससे इस कॉरिडोर में शामिल देशों के बीच बिजनेस बढ़ेगा और डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने इस कॉरिडोर्स को मॉडर्न इंडिया का स्पाइस रूट कहा। इस कॉरिडोर में उसी रास्ते से बिजनेस एक्टिविटीज तेजी से बढ़ेंगी जिस रास्ते से एंशिएंट टाइम में इंडियन चिलीज एंड स्पाइसेस, रेशम आदि का व्यापार होता था। एक तरह से ये कॉरिडोर्स चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव साबित होगा। G20 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज्ड कॉरिडोर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपियन यूनियन यूरोप के अलग अलग देशों को इंडिया से जोड़ना था। द यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस प्रोजेक्ट पर खुशी जताई और कहा कि यह कॉरिडोर दुनिया के कई दूसरे देशों के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि G20 की बैठक में इस कॉरिडोर को लेकर कनेक्टेड देशों के बीच एक MOU पर सिग्नेचर हुए थे। मेमोरेंडम एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट को लागू करने में कितना खर्च आएगा, पैसा कहां से आएगा, कौन लगाएगा कितना पैसा, उस मामले में अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। हालांकि जहां तक हो सके एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस और पोर्ट्स को इस नेटवर्क में शामिल किया जाएगा, लेकिन सुएज कनाल जैसे बहुत बिजी रूट्स को बाईपास किया जाएगा। यूरोपियन देशों में इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अपने हिसाब से कॉरिडोर का रास्ता तय करेंगे। वहीं इंडिया इस कॉरिडोर का रूट अपनी सागरमाला योजना के फायदे को ध्यान में रखते हुए तय करेगा। यहाँ ये भी बता दें कि एशिया यूरोप को जोड़ने वाले कॉरिडोर्स का मूल विचार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल हिरोशिमा में हुई G7 मीटिंग में रखा था। उस समय इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के कॉरिडोर से कई देशों को काफी फायदा होने वाला है। इसीलिए जॉर्डन और इजराइल जैसे कट्टर प्रतिद्वंदी अपने मतभेद भुलाकर इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए हैं। इस कॉरिडोर को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, जो चाइना के लिए चिंता का विषय है। G20 में प्रपोज्ड इस कॉरिडोर को लेकर चीनी मीडिया ने भी नाराजगी जताते हुए अमेरिका की आलोचना की है। जैसे अमेरिका बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करता है लेकिन बाद में उसे कम कर देता है। इस कॉरिडोर्स के माध्यम से अमेरिका का मेन गोल चाइना को मिडिल ईस्ट से अलग करना है, क्योंकि वो जानता है कि मिडिल ईस्ट में चाइना का बिजनेस एक्सपांशन बढ़ गया है। चाइना का मानना है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में अपने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका ने पहले भी इस तरह की बड़ी अनाउंसमेंट्स की है, लेकिन पूरी नहीं। नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की अनाउंसमेंट के बाद इटली ने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से हटने की घोषणा की है। G7 देशों में इटली ब्री में शामिल होने वाला एकमात्र देश था। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि चाइना की एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इन योजना अब पटरी से उतर गई है। पैसे की कमी है, लेकिन साथ ही उसके दोस्त देश पाकिस्तान में लोकल पीपल, खासकर POK और बलूचिस्तान में लोग चाइना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने वाले दर्जनों चीनी मजदूर भी मारे गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद इस प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब तक 15 में से सिर्फ 3 प्रोजेक्ट ही पूरे हो सके हैं। गौरतलब है कि यह रूट पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर से निकलता है, जिसके चलते इंडिया इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। CPEC 3000 किलोमीटर लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट चाइना में शिनजियांग और वेस्ट पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को जोड़ेगा। 3 साल पहले US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। चाइना इस प्रोजेक्ट
के बहाने मिलिट्री स्ट्रैटेजी तैनात कर दुनिया को खतरे में डाल रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक सड़क बनाना चाहता है और उसके दावे के मुताबिक इस सड़क से बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जिन देशों से ये सड़क गुजरेगी उन्हें इकोनॉमिक तौर पर फायदा होगा। लेकिन सच तो ये है कि चाइना इसके बहाने पूरा मिलिट्री जाल बिछा रहा है और ये अमेरिका के साथ साथ इंडिया जैसे अमेरिका के सहयोगियों के लिए भी खतरनाक है। अब आइए एशिया यूरोप कॉरिडोर पर। एशिया यूरोप के बीच नए कॉरिडोर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अरब का रेगिस्तान है, क्योंकि नए स्थापित रूट में सऊदी अरब के रेगिस्तान से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन को नए सिरे से स्थापित करना होगा। एशिया यूरोप कॉरिडोर बनेगा तब देखेंगे। लेकिन एक बात खास तौर से जान ले कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया और थाईलैंड के बीच ट्राइपार्टाइट हाईवे पिछले कुछ समय से अस्तित्व में है। भविष्य में इस हाईवे को नए आकार के कॉरिडोर से भी जोड़ा जा सकता है। 2002 में इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड इस बात पर सहमत हुए कि तीनों देशों को जोड़ने वाली 1300 किलोमीटर लंबे हाईवेज का निर्माण किया जाए। आज ये हाईवे बनकर तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, इस पर ट्रांसपोर्टेशन भी नियंत्रित तरीके से चल रहा है। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट नई दिल्ली के लिए एंट्री गेट की नीड को पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट के पहले 164 किलोमीटर लंबे हिस्से को इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप हाईवे के रूप में जाना जाता है। इंडिया और म्यांमार ने टूरिस्ट के लिए 2 लैंड क्रॉसिंग खोले हैं। प्रॉपर वीजा और पासपोर्ट वाले टूरिस्ट इस बॉर्डर को बिना किसी हर्डल के पार कर सकते हैं। यह इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन देशों के बीच लोगों और सामानों की फ्री मूवमेंट की बड़ी योजना के लिए एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। म्यांमार में लैंड रूट से मणिपुर और मिजोरम के रास्ते प्रवेश किया जा सकता है। हालांकि इस ट्राइपार्टाइट प्लान में शामिल देशों ने अभी तक देश की बॉर्डर पर व्हीकल्स की फ्री मूवमेंट पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इंडिया में मोरे से आने वाले व्हीकल्स को मेनाल नदी पर बने बेली ब्रिज पर रुकना पड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बने इस पुल के पार म्यांमार स्थित है। वर्तमान में इस चेक पॉइंट पर केवल 2 इमिग्रेशन और 2 कस्टम्स ऑफिसर बैठते हैं। लेकिन इस इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट के साथ साथ पैसेंजर टर्मिनल, पार्किंग बे और इम्पोर्ट वेयरहाउस की सुविधाएं भी है। इसे भविष्य में एक हलचल भरा मनोरंजन स्थल बनाने की योजना के साथ बनाया गया है। हालांकि बिजनेस कोई नई चीज नहीं है। म्यांमार में 468 किलोमीटर, इंडिया में मैंडले इनलैंड और इम्फाल और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके सालों से एक दूसरे के साथ बिजनेस और चीजों का लेन देन करते रहे हैं। हालांकि इस बॉर्डर पर $50 मिलियन का बिजनेस इंडिया का रियल विजन नहीं है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करना है। म्यांमार एरिया के हिसाब से 66 देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। ये प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। साउथ एशियन मार्केट के लिए म्यांमार 6 देशों और इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट बेस बन जाएगा। हालांकि चेक पोस्ट पर बॉर्डर पासपोर्ट की छोटी छोटी जानकारी रिकॉर्ड करता है, क्योंकि आज भी ये एक मिलिट्री एरिया है। बॉर्डर पर मेड इन चाइना टी शर्ट, जूते, बैग, थाईलैंड के प्रोडक्ट, बीन्स, प्याज, तरबूज, लहसुन का बिजनेस होता है। म्यांमार की करेंसी क्याट है। म्यांमार के अंदर 468 किलोमीटर मांडले तक पहुंचने के लिए 1,40,000 की क्याट देनी होगी। इंडियन करेंसी में इसकी कीमत 7,500 रुपये है। दोनों करेंसीज के बीच का डिफरेंस डेली बदलता रहता है। 6 देशों में थाईलैंड इंडिया का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। इंडिया सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ हैवी बिजनेस करता है। लेकिन इस हाईवे के पूरी तरह चालू होने के बाद कारोबार तेजी से फलेगा फूलेगा। हालांकि मोरे के निकट भारत के नागरिक मणिपुर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, अन्यथा ट्राइपार्टाइट हाईवे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस गांव के निवासी अपने गांव की तुलना बॉर्डर के पास स्थित रुई गांव से करते हैं। ये गांव चाइना की बॉर्डर के करीब है और चाइना ने पिछले कुछ सालों में इस गांव को एक मॉडर्न सिटी में बदल दिया है। अब देश से बहुत से टूरिस्ट थाईलैंड जाते हैं। वर्तमान में आयोजित कार रैली की टैगलाइन कुछ इस प्रकार थी: इंसान खुद को सीमित करने के लिए बॉर्डर नहीं खींचता, यह उसके लिए एक बॉर्डर बनाता है ताकि उसे पार किया जा सके। इन शॉर्ट बॉर्डर पार करना एक सुखद अनुभव होने वाला है। 2016 में नई दिल्ली से इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड रैली को नवंबर के मध्य में आगे बढ़ाया गया, जो दिसंबर के पहले वीक में बैंकॉक, थाईलैंड में संपन्न हुई। इसका उद्देश्य केवल इंडिया को अपने साउथ ईस्टर्न पड़ोसियों के साथ रोड रूट से जोड़ना नहीं था। ये उपाय तीनों देशों के बीच बिजनेस और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए थे। इंडियन आर्मी की मदद से बनी फ्रेंडशिप रोड के उद्घाटन के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 में म्यांमार का दौरा किया और 1600 किलोमीटर की यात्रा की। मंच से लंबी बॉर्डर के फायदों का बखान किया। तब म्यांमार के माध्यम से मणिपुर के मोरेह को थाईलैंड के मोसोद से जोड़ने वाला एक ट्राइपार्टाइट हाईवे
हाईवे बनाने की योजना की कल्पना की गई थी। अब इन सभी चर्चाओं के बीच एक नया बुलबुला फूट गया है। पिछले हफ्ते रशिया ने मेजर पोर्ट व्लादिवोस्तोक और विशाखापत्तनम के बीच एक अल्टरनेटिव सी रूट डेवलप करने के लिए चेन्नई में एक ट्रेड डेलीगेशन भेजने की इच्छा व्यक्त की थी। वर्तमान में सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत 2035 तक $65 बिलियन से ज्यादा के 802 प्रोजेक्ट्स लागू किए जाने हैं, जिनमें से $14.6 बिलियन के 228 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। $27 बिलियन के 260 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन स्तर पर हैं। यदि फ्यूचर में ये सी रूट खोला जाता है तो ईस्टर्न सी कॉरिडोर के ऑपरेशन से इंडिया और रशिया के बीच बिजनेस रिलेशंस में एक नए युग की शुरुआत होगी।